गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन, जबकि यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, यहाँ पर मौजूद हैं सैयद नूर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, लोहा मनवाया अपना। करते हैं इनसे बात, लेकिन हरमीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से। मैंने कहा यहाँ पे मौजूद है ये और वहाँ पे मौजूद है हरमीत ये बात होगी। अच्छा, तो अगर बात की जाए सैयद नूर साहब की, तो बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं और सितारा इम्तियाज़ भी सर को मिला है। इसके अलावा बेशतर अवार्ड्स हैं जो बेस्ट फिल्म मेकिंग पर सर के पास मौजूद हैं, उनको दिए गए हैं। और मूवीज़ जो इन्होंने बनाई हैं रऊफ साहब, आप तो जानते ही हैं, चूड़ियाँ हैं, मजाजन है, चोर मचाए शोर है, जीवा है। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दें कि 22 फरवरी को मेरी जन्नत के नाम से इनकी जो मूवी आएगी उसकी रिकॉर्डिंग्स और उसके शूट स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल जी ऐसे। हमें सबसे पहले नूर साहब से ये बात कर लें, चूँकि हमने फैसल जावेद साहब से बात करनी है कि फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं। चूँकि गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी है सेनेटर लेवल के ऊपर, सेनेट में उसके ऊपर बहस हो रही है, उसका इजलास भी हो चुके हैं। और वो ये है कि वो कह रहे हैं दिस टाइम वी आर रियली सीरियस, हम बाकी संजीदा अल्लाह करे कि ऐसा हो। करें। और वो कह रहे हैं कि हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या फ़ायदे हो जाएंगे और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। जब से पाकिस्तान बना है फिल्म इंडस्ट्री, मसाइल लिखने शुरू कर दूं? बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए मसाइल ही रहे हैं। कभी उसको ऑन नहीं किया गया, कभी उसको सपोर्ट नहीं किया गया। अच्छा। कभी कोई ऐसा इदारा नहीं बना जो आपका लिंक जो है दुनिया की दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे किया जाए, या यहाँ फेस्टिवल्स नहीं हुए, यहाँ अवार्ड्स नहीं हुए, यहाँ इनकरेज नहीं किया गया फिल्म वालों को। तो जैसा कि टीवी वालों को, टीवी के लिए बहुत किया गया। अनफॉर्चुनेटली टीवी का भी वही हाल हो गया जो फिल्म का है, पीटीवी की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फैसल जावेद साहब बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं, मेरी भी उनसे मुलाकातें रही हैं, और वो जो करने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए तो एक बार फिर एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में बैक कर जाएगी। अच्छा सईद नूर साहब, देखा जाए तो बहुत सी मूवीज़ बनाने की ज़रूरत है इंडिया में। सालाना बहुत सारी मूवीज़ बनती होंगी ना? इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा। 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, अच्छा। तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होते। अच्छा, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो मूवीज़ बनाएं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहूँगी कि टैक्सेस कितने देने पड़ते हैं इस पर? टैक्सेस काम होगा तो टैक्सेस भी दिए जाएंगे, काम ही नहीं है तो उस पर टैक्सेस का कोई मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा सबसे ज़्यादा टैक्स दिए। अच्छा। हाँ जी, वो देखें, एंटरटेनमेंट टैक्स जाता है सिनेमा से। अच्छा। वो भी कटता है, फिर आपकी इनकम है उसमें भी कटता है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म रिलीज करता है वो भी टैक्स देता है। अच्छा। तो प्रोड्यूसर के हाथ में 30% ही आता है 100 में से। तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ये फिल्म इंडस्ट्री ने दिया है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत जी, सैयद नूर साहब से कर लो बात आप। सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग सईद नूर साहब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। सईद नूर साहब की हाल है तुहाडा सर? ठीक हो तुसी? बेहतरीन जी। तो सर मैं पूछना चाहता कि हमने देखा कि कोरोना की जो वबा आई, सारी बात है, कई फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, कई, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी बात इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास भी कुछ टैलेंट तो है। वेब सीरीज की का एक ट्रेंड चला वहाँ पे और काफ़ी पजीराई भी मिली, शॉर्ट फिल्में आई, काफ़ी यूट्यूब पे वो चली क्योंकि सिनेमा बंद थी। तो हमने कोविड से कोई इस तरह फ़ायदा नहीं उठाया। एक तो ये बात, फिल्म इंडस्ट्री को वैसा मुकाम नहीं मिला क्योंकि जाहिर बात है जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में तो वो कहते हैं भाई ये तो एक ट्रेड है, इसको ट्रेड समझ के आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर हुकूमत सपोर्ट करती है, जैसे इसको फिल्म इंडस्ट्री का मुकाम मिलता है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फिल्में मजीद हम कितना काम आगे लेके जा सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं? देखें, पहली बात जो हिंदुस्तान के हवाले से आपने बात की, वहाँ भी ये मसाइल आए हैं सिनेमास के और फिल्म के, तो उन्होंने एक राह ढूंढी, नेटफ्लिक्स आ गया।
प्राइम, अमेज़ॉन और ये वो वहाँ पे। लेकिन उनकी एक ख़ास डिमांड्स हैं अमेज़ॉन की या नेटफ्लिक्स की कि जो इंडिया ही पूरी कर सकता है, वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस वहाँ मौजूद हैं नेटफ्लिक्स के, और उन्होंने उनको फाइनेंस किया, पैसा दिया, जहाँ जिसके बाद उन्होंने फिल्म्स बनाई, डायरेक्टली उनको दी, जिस पे बड़ा शोर उठा। सिनेमा वालों ने, वहाँ के मल्टीप्लेक्सेस जो हैं उन्होंने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत शोर मचाया कि जिस तरह तो फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी इंडिया में। लेकिन उन्होंने बहरहाल उनका कुछ पैचअप हुआ और वो चल रहा है। हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने भेजी हैं अपनी फिल्में, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। तो लिहाजा उनके लिए भी जो काम करना पड़ेगा, उनके हिसाब से, उनका जो लॉ है, जो उनका डिमांड है, उसके हिसाब से हमें बनानी पड़ेंगी फिल्म्स, और बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। पहले अपनी मुसीबतों से तो निकले जो हमारे सरों पे टूटी हुई है। अच्छा, कायमा कमेटी का इजलास हुआ 1-2 रोज़ पहले, जिसमें जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे और चंद एक इसी तरह के प्रोमिनेंट फिगर्स जिन्होंने उस इजलास में शिरकत की, जिसे हेड कर रहे थे फैसल जावेद, और अपने इश्यूज़ को उजागर किया। और इश्यूज़ से ही आपने बात की, जब मैंने कहा मैं लिखना स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक भी नहीं अभी तक लिखा। सर मुझे बताया ना, अजबर है, मैं तो बोलता गया हूँ, अजबर हैं हमारे इश्यूज जो हैं। देखिए यहाँ एक प्रोड्यूसर आता है पैसा लेके, सपोज वो 5 करोड़ रुपया लेके आया, वो ऐसी फिल्म पे तो नहीं लगाएगा कि जो जहादी हो या जो मुआशरा संवारने के लिए हो, या वो तो चाहेगा कि उसकी ऐसी फिल्म बने जिससे बिजनेस करे और पैसे वापस आए। ये इस किस्म की जो फिल्म्स हैं, पैरेलल सिनेमा जो है या रियलिस्टिक सिनेमा जो है, वो गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। ये इदारे हो, जैसे ईरान में फराबी है, वो पैसे देता है, मेकर्स को पैसे देता है, बनाए भी आप फिल्म, ऐसी फिल्म बनाए जिससे हमारा इमेज अच्छा हो, हमारे दुनिया में पजीराई हो। तो डेफिनेटली वो हमें ऐसा इदारा चाहिए, लाइक नेफ्टेक जैसे था एक ज़माने में। तो ये है। फिर लोन्स हैं, फिर आपके पास सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जो है वो बिजली है। जब ये इंडस्ट्री रेट्स लगेंगे इंडस्ट्रियल, तो बजट में कमी आ जाएगी। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि उन तक पहुंच चुकी हैं, और हमने बारहा ये बात की है, मीटिंग्स में बात की है। ये जो आज बनी है इंडस्ट्री, ये जो मानने का जो कह रहे हैं जी, डिक्लेयर करने का, हाँ। इस पे बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। और जो सारे उनके पास हैं, हमारी डिमांड जो हैं, अच्छा। या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी उनके पास है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मतलब एक आती है, बार बार इसमें आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में मीटिंग में भी ये बात हुई है कि जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, कि अगर हमारे पास वसाइल नहीं है इतने ज़्यादा, तो टर्की के साथ या बहुत से ऐसे ममालिक जो बहुत डेवलप कर गए हैं, उनके साथ जॉइंट प्रोडक्शंस हों। तो एक सवाल यही पैदा होता है कि अगर हमारी इतनी कमजोरियां हैं या हमारी वो हैं, तो वो क्यों हमारे साथ जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे? तो उनको कुछ देना पड़ेगा, हमें नहीं, हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले। हमें ऐसी फिल्म बना के, मिसाल के तौर पे हम टर्की में ही जाके फिल्म बनाते हैं, पाकिस्तानी फिल्म है वो, अच्छा, हमारे मेकर्स हैं, वहाँ फिल्म बनाए, वहाँ रिलीज करें, वो देखें फिल्म। लेकिन उसका बजट फिर कितना होगा? नहीं, बजट अपने बजट में रहते हुए बनानी चाहिए। देखिए, मैंने जीवा टर्की में उस वक्त बनाई 94 में, ठीक है, और 65 लाख रुपए में मैंने वो फिल्म बनाई थी, जिसका करोड़ों का बिजनेस हुआ था। अच्छा। तो हमें अपने बजट में रहते हुए उसमें टेक्निकली बहुत हमें स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको तो, और को प्रोडक्शन जो है रऊफ साहब, वो 50-50 पे होती है। अच्छा। 50% वहाँ के एक्टर्स होते हैं जिससे आप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50% आपके होते हैं, 50% उनके टेक्नीशियन होते हैं, 50% आपके होते हैं, बजट भी इसी तरह 50-50 होता है। तो लिहाजा अभी हम उस नहज पे नहीं आए। हाँ, ये है कि हम सपोर्ट ले सकते हैं उनकी। अच्छा। हम गवर्नमेंट उनको हमें सपोर्ट लेके दे, हम वहाँ टर्की में जाएं तो हमें सपोर्ट मिल जाए, हमें उनकी गवर्नमेंट जो है वो परमिशंस दे दे वहाँ पिक्चराइज करने की, हमें वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम सस्ता हो जाए, मतलब इस किस्म की चीज़ें होंगी। को प्रोडक्शन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर अब चाइना की फिल्म का बजट जितना बड़ा है, आप कैसे उसके साथ को प्रोडक्शन करेंगे? लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जो मूवीज़ बनाने जा रहे हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट करेंगे कि उनकी रिहाइश को सब्सिडाइज कर देंगे अगर वो नॉर्दर्न एरियाज में जाकर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अच्छा सईद नूर साहब, ये बात भी सामने आई थी कि टर्किश एक्टर्स के साथ
एक जॉइंट वेंचर ये लोग करने का इरादा रखते हैं, मूवीज बनाना चाहते हैं, और हो भी सकता है कि बन जाए। गवर्नमेंट की सपोर्ट से बन सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट की सपोर्ट, कोई, मैं नहीं समझता कोई प्रोड्यूसर उठ के, उसके पास इतना पैसा होगा कि वो, अभी देखें यहाँ एड फिल्म बनने के लिए टर्किश एक्टर आए, कितने पैसे लिए उन्होंने, सर ये आप बताएंगे। फ्रॉड भी हो गया। उन्होंने जो डिमांड की और जो किया, देखिए वो हमें जितने पैसे उन्होंने वो उसके लिए दिए जाते हैं कमर्शियल फिल्म के लिए, इतने में फिल्म बन जाती है हमारे यहाँ पे। जी हाँ, ऐसा ही है। तो लिहाजा हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले मेकर्स को। हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हरमीत। सईद नूर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि दीगर जितनी भी ममालिक हैं उनकी जो फिल्में बाहर दुनिया में रिलीज होती हैं, तो वहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं, दीगर जो लोग हैं, वो काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और उसके प्रोजेक्शन में काफ़ी काम करते हैं। अब पाकिस्तान में तो जाहिर बात है कि अभी तक हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बड़े ही माजी में जितनी हुकूमतें उन्होंने वादे किए, लेकिन कोई बहरान को इंडस्ट्री से किसी ने निकालने के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की। अब ये जो कायम कमेटी बनी है, तो क्या आपने ये कोई आइडिया उनके साथ शेयर किया कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें कोई सपोर्ट, आप लोगों के एम्बेसडर या आपकी जो एम्बेसी है वो हमें सपोर्ट दे? ठीक है हरमीत, ठीक है हरमीत, वो वही बात हो रही है जो मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से कोई आपकी मीटिंग्स में हुई है बात, मतलब अच्छा एक बहुत बड़ा जो फैक्टर मतलब आता है जो और ज़रा बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया में उनकी पुणे इंस्टीट्यूट है या सुभाष घई ने जो अपना इंस्टीट्यूट बनाया, वो नर्सरी बन जाती है जहाँ से फिर प्रोड्यूसर निकल रहे हैं, डायरेक्टर निकल रहे हैं, एक्टर निकल रहे हैं। इतने अरसे में तो अभी तक कोई ऐसी यहाँ पे एकेडमी नहीं बन पाई। नहीं, देखें रऊफ साहब, फिल्म पढ़ाना बड़ा ज़बरदस्त बात है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें आपको इतना इल्म दे देती हैं कि जी एक कैमरा होता है, उसमें लेंसेज होते हैं, वो ये पैरामीटर्स हैं डायरेक्शन के और ये ऐसे, लेकिन जब आप जाते कैमरे को हाथ लगाते हैं कैमरा पर, तो आपको कुछ पता नहीं है। अच्छा। आपको नहीं पता कि एक लेंस से फिल्म क्यों नहीं बनती, ठीक है, 10 लेंसेज क्यों है, हर लेंस का अपना एक इफेक्ट है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एकेडमीज हैं ये बताती हैं। ठीक है, आजकल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत सी जगहों पे गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा सर। मेरे एक तो पढ़ाने वाला किताब पढ़ के आता है, किताब भी नहीं पढ़ के आता। हाँ, तो किताब भी नहीं पढ़ के आता। तो ये देखिए जो पैशन है ना जिसका फिल्म पढ़ने का या फिल्म मेकर बनने का, अगर उसका पैशन है तो वो तो खुद ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेट पे जाके कुछ भी सारी मालूमात ले लेगा। ज़रूरत है प्रैक्टिकल की, ऑन हैंड्स ट्रेनिंग। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैमरा के साथ एक लेंस लगाएं, आंख लगाएं, आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट है, ये क्यों है, आप ये ट्रैक क्यों है, हाँ हाँ, ये मूव्स कैसे ब्लॉक करते हैं डायरेक्टर एक्टर्स की, डायरेक्टर एक्टर को कैसे टेम्पो देता है, कैसे उसको डायलॉग डिलीवरी के लिए उसको उस पिच पे लेके आता है जिसकी उसकी ज़रूरत है, आगे पीछे उसको एक्टर को नहीं पता उसने पहले क्या किया है और आगे क्या करने जा रहा है। जी जी। और डायरेक्टर उसको गाइड करता है कि आप इस पिच पे आए। तो ये ऑन हैंड ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपकी बात से एक बात लेना चाहूँगी। रऊफ साहब, कल हमारे साथ जब DGP NCA मौजूद थी, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फिल्म मेकिंग के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं या एक ऐसा कोर्स है जिसको वो डिग्री भी देंगे जिसकी सिखा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि फिल्म मेकिंग, और वही जो बात आप करें कि ये काम प्रैक्टिकल लर्निंग से है, थ्योरेटिकल लर्निंग से इतना नहीं है, आपको ऑन ग्राउंड आकर सीखना पड़ेगा। तो फिर कैसे ये यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस में फिल्म एंड टीवी सिखा रही हैं? ऐड कर दूं इसमें, मैं चूंकि मैंने बाहर से पढ़ा हुआ है, मतलब उसका दोनों का इम्तिजाज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटियां वहाँ पे ऐसी नर्सरियां होती हैं कि जो वहाँ की बनी हुई स्टूडेंट्स की बनी फिल्में रिलीज हो जाती हैं। इतना उनके पास शानदार इक्विपमेंट होता है, इतना उनके पास बड़ा बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और साथ में पढ़ाई का भी है, दोनों चीजें मिक्स हैं। ये नहीं होता, यानी पहले पढ़ाई आपको ज़हनी तौर पे तैयार करती है, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है वो आपको ज़हनी तौर पे क्लियर करता है। मतलब आपके पहले दिन जब लेक्चर्स होते हैं तो शाम को आपकी पहले दिन से साथ ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। अच्छा। आपको कैमरा पकड़ा दिया जाता है, दिन में आपको वो बताते हैं कि कैमरे होते क्या हैं, एडिटिंग होती क्या है, उसकी जमालियात क्या हैं,
शाम को वहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और वो इसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि मतलब वो कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 4 बच्चों ने फिल्म बनाई और उसको रिलीज किया गया बाकायदा। अच्छा, उनके बजट भी फिर बड़े होते हैं, मतलब इवन यूनिवर्सिटियों के बजट बड़े होते हैं। अच्छा, जिन कैमरास पे आपने आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री में काम करना होता है, वो कैमरा वही होते हैं। यहाँ DSLR दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी कि जी इस पे फिल्म बनाए। अरे DSLR में कैसे फिल्म बनाएंगे? ये एक लेंस है, उसमें क्या इफेक्ट, ये सोचा ही नहीं जा रहा। सिर्फ ये है कि एक खाना पूरी हुई है, और वो भी बड़ी मैंने जदोजहद की थी। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुगीस के ज़माने में ये शुरू हुआ, फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, फिर NCA, फिर BNU तक पहुंचा। लेकिन ये समझते हैं कि ये पढ़ाने से बच्चा जो फिल्म मेकर बन जाएगा। ये इनको चाहिए कि जो सीनियर फिल्म मेकर्स हैं, जो बेकार बैठे हुए हैं इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, उनको बुलाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि यहाँ हम आपको पे करेंगे और आप यहाँ बच्चों को ट्रेन करें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी ऐसे ही है जो आप बता रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हाँ, मतलब मैं तो खैर अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, यानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में आती है, 8वें नंबर पे है दुनिया में, जो यहाँ पे बेहतरीन फिल्म स्कूल है। न्यूयॉर्क फिल्म इंडस्ट्री भी है और एकेडमी भी है, न्यूयॉर्क जी, फिल्म एकेडमी, NYU है, कोलंबिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने चूँकि जियो में जब मैं था तो हमने मतलब वो ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ पे करवा के, और हमने बच्चों को पहले दिन लेक्चर और पहले दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और वो जो इक्विपमेंट उनको दिया जा रहा था, वो इक्विपमेंट वही था जिससे उन्होंने आगे जाके काम करना। जरूरत भी इसी ये बड़ी ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो यही है कि जैसे अब ये बता रहे हैं नई फिल्म का सब्जेक्ट, मतलब मुझे इनकी फिल्म के सब्जेक्ट से, हाँ, माजूर लड़की और उसका बाप, मतलब उनकी कहानी, ये पहले सुना तो मैंने लगा जैसे कोई ईरानी फिल्म, मतलब जो है उसका तासुर आने लगा। लेकिन हकीकत यही है कि सब्जेक्ट्स का तनव्वो, सब्जेक्ट्स की, अब इतने सब्जेक्ट हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, अगर आपके यहाँ तजुर्बे होंगे तो फिर मतलब सब्जेक्ट का तनव्वो भी आएगा। वो बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाए चले जाएंगे, हिम्मत करनी चाहिए रऊफ साहब, हिम्मत, मेकर को हिम्मत करनी चाहिए और फिल्म की तरफ अब जाना चाहिए। अब वो गाने और फाइट और बारिश, अब इसमें से हमें निकलना होगा और निकल के हमें अवामी इश्यूज उजागर करने होंगे। सॉन्गलेस फिल्म भी बनाएं, सॉन्गलेस फिल्म बनाएं, सॉन्ग वाली भी फिल्में बनाएं, रोमांटिक फिल्में भी बननी चाहिए, एक्शन फिल्में भी बननी चाहिए, उनकी भी एक ऑडियंस है, वो भी है। लेकिन हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक पैरेलल सिनेमा की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ हमें लोग फिल्म देख के कहें कि जी हम को प्रोडक्शन करते हैं, ईरान कहे कि जी हाँ जी ये थोड़ा सा हमारे लेवल पे आया है, वो हम, तो इसके लिए बहुत बिल्कुल यकीनी तौर पे ऐसा वक्त भी आएगा सैयद नूर साहब। लेकिन सबसे पहले वो वक्त आने वाला है जब हम आपकी मूवी की स्क्रीनिंग के लिए आएंगे, बाजरेदी राखी की, और फिर ये भी कि आपकी नई मूवी जब आएगी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप एक और अच्छी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं मूवीज़ के एडिशन में। अभी के लिए सर का शुक्रिया अदा करेंगे। सर आप यहाँ आए, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर फैसल जावेद और हम करेंगे इसी इशू पर बात, फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव कैसे किया जाएगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा को रिवाइव किस तरह किया जा सकता है। हम बात करें तो एक दो रोज़ पहले कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत फैसल जावेद सेनेटर ने की, और उसमें बहुत सी बातें आई कि किस तरह हम इस इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं। रऊफ साहब, जो कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे अब इसको रिवाइव करने के लिए। बिल्कुल सही है। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल उम्मीद है आप भी खैरियत से हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ये इन वे सजेशन है क्योंकि पूरी दुनिया में दुनिया का कल्चर, अमेरिका हो, इंडिया हो, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो आपका इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताइए कि क्या क्या करने जा रहे हैं आप फौरी तौर पर इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है और एक जो कहते हैं ना एकेडमिकली बड़े साउंड प्रोग्राम्स आप ओवर द इयर्स करते आए हैं और अब इस नई टीम के साथ आप मैदान में हैं, तो सभी को बहुत मुबारक हो क्योंकि ये जो पब्लिक टीवी का ये प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा, इसकी मैं तारीफ भी सुनता हूँ और देखता भी हूँ, बहुत ही अच्छी डिबेट्स होती हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। तो फिल्म
के बारे में तो ये है जी कि सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ओवर द इयर्स अगर आप देखें तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारे आर्टिस्ट जो हैं, हमारे राइटर्स जो हैं, टैलेंट की कदर की कमी, हमें कमी नज़र आ रही है, मौक़ों की कमी नज़र आ रही है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो किसी भी मुआशरे में जो लिखारी होते हैं, अदीब होते हैं, टैलेंट होता है, अब इस दौर में ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, बाकी हमारे टैलेंटेड लोग हो गए, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स मुहैया करना बड़ी ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ तो ये करने जा रहे हैं कि फिल्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब तक तो फिल्म जो है वो इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री डिक्लेयर करना है। और नंबर 2, जो हमारी फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करना बहुत जरूरी है। आज अगर प्रोड्यूसर कोई फिल्म पे पैसा लगाता है, वो पैसा अपना पूरा ही नहीं कर सकता। एक तो हमारे पास स्क्रीन्स कम है, एवेन्यूज कम है जहां पे फिल्म ने चलना है, उनको बढ़ाने पे इस पॉलिसी में एड्रेस किया गया है। दूसरा, जो हमारे मुल्क से, अब जब हम टीवी सीरीज शूट करते थे, हम बैंकॉक जाते थे या बाहर कहीं और जाते थे, हमें यहाँ पे कराची में या इधर पाकिस्तान में शूट महंगा पड़ता था। तो यहाँ लोकल प्रोडक्शन को सस्ता करना जरूरी है, वो भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी प्रोड्यूसर्स को कि वो अपनी फिल्म को अगर शूट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज में, टूरिज्म भी प्रमोट हो, वहाँ पे उनके क्रू को रहने की जगह भी जो है सब्सिडाइज रेट पे मिले, उनकी जो कॉस्ट है उसमें रिडक्शन आ सके। तो इस किस्म की मजीद भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं मजीद डिटेल्स बता सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक पूरी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इन इश्यूज को एड्रेस करेगी। सब स्टेक होल्डर्स को इसमें उनकी इनपुट शामिल है और मजीद भी आ रही है। अच्छा, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। फैसल, हम देखें तो अभी तकरीबन 20 फिल्में हैं जिन पर काम हो रहा है, और गुज़िश्ता साल की बात करें तो एक नंबर है 15 का, तकरीबन 15 मूवीज़ पर काम हुआ। अगर एटलीस्ट 50 या 50 से प्लस मूवीज़ पर ईयर काम करके प्रोड्यूस की जाएं, तो फिर एक हम कह सकते हैं कि इस पर काम हो रहा है। इस बारे क्या कहेंगे? देखिए, जो अगर आप मिनिमम 100 फिल्म्स पर ईयर करें तो आप सस्टेन कर सकते हैं फिल्म साइकिल्स को। 100 फिल्म्स, हॉलीवुड में 800 फिल्में साल की होती है, बनती हैं। बॉलीवुड में 1800 फिल्में बनती हैं, और आप बता रही हैं हम 20 और 15। तो हमारे यहाँ फिल्में इसलिए नहीं बनती कि हमारे यहाँ एक तो कम है। आपको पता है कि 1000 स्क्रीन्स चाहिए ताकि इंडस्ट्री सस्टेन करे, 1000 स्क्रीन्स चाहिए। और अगर हमें नया सिनेमा जो है विद एवरेज 2 to 3 स्क्रीन्स एम्प्लॉय करता है, तो उसमें लोगों की रोजगार भी पैदा होती है। प्राइवेट सेक्टर, अब ये जो पॉलिसी आएगी ना, होगा क्या, हमने तो एनवायरनमेंट बनाना है, प्राइवेट सेक्टर सामने आएगा, जिससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और एक और आइडिया बड़ा जबरदस्त इसके अंदर है। अच्छा। कि जो नए सिनेमा कंस्ट्रक्शंस होगी, वो जितने भी हमारे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम्स हैं, वहां पर हमारा एक सिनेमा होना भी जरूरी है। अच्छा। तो इस तरह कम्युनिटी को, और सबसे रऊफ साहब एग्री करेंगे इस चीज से कि जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गांव देहातों में एक सिनेमा होता था वो खत्म हो गया। तो गांव देहातों में सिनेमा की बहाली बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो आप सही कह रही हैं कि फिल्में इतनी कम इसलिए भी बन रही है ना कि चलाने के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। आप अपना जो पैसा लगाते हैं उसका ब्रेक इवन पे आप मुश्किल से जा पाते हैं। तो इसलिए एवेन्यूज बढ़ाए जाएंगे ताकि बहुत अच्छी बात इन्वेस्टर को पैसा तो वापस मिले। कि फिल्म इंडस्ट्री को हम ट्रेड से निकाल के फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छी आपकी लगी। और अगर मैं बात करूं खान साहब के हवाले से, तो खान साहब ने जिस तरह रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट किया, करतारपुर का एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। इसके साथ दीगर जो चीज़ें हैं, या हमने नॉर्दर्न एरिया के हवाले से हो, लेकिन अगर बात की जाए फिल्म के हवाले से, बेहतरीन तरीका है अपनी प्रोजेक्शन, अपने मुल्क की, अपनी सकाफत के प्रोजेक्शन करना। तो मैंने देखा कि माजी में हम जितनी भी हुकूमतें, उन्होंने भी 2-3 मीटिंग्स की, कमेटियां बनी, उसके बाद मामलात उसी तरह के जू के तू वैसे ही रहे, बहरान से फिल्म इंडस्ट्री को नहीं निकाला गया। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है कितनी संजीदा है इस वक्त?
जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल है, क्योंकि आपने जो बात की करतारपुर की, देखिए पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत कुछ है स्टोरी टेलिंग के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो दुनिया के अमन के लिए जो हमने कंट्रीब्यूट किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। 70,000 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए, 123 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ। किस चीज के लिए? दुनिया में अमन कायम करने के लिए। बहुत बड़ा पीस कंट्रीब्यूटर के तौर पे पाकिस्तान सामने आया। हमारी अफवाज को खराज तहसीन, ये एक स्टोरी है दुनिया को बताने वाली, जो हम सही तरीके से नहीं बता सके। फिर पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ा फर्क है। करतारपुर आपके सामने है। पाकिस्तान यहाँ पर कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सबको, माइनॉरिटीज को भी, सबको साथ लेके चलता है और उसमें इनिशिएटिव लिए पाकिस्तान ने। लेकिन दूसरी तरफ भारत आपके सामने है, जो मजालिम हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास, और फिर पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे रेजिलियंट कौम है, दुनिया की सबसे ज्यादा चैरिटेबल नेशन है, तो चैरिटी देने वाले लोग हैं। बड़े केसेस है पाक। फिर टूरिज्म हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। इन सब्जेक्ट्स पे काम होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा मीटिंग्स हुई हैं, हम भी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये भी मैं आपसे एग्री करता हूँ भाई, मीटिंग खेलना बंद करें। अभी हमने जो लास्ट इस पे एक्शन प्लान जो है ना वो दे दिया है। अभी बहुत सी चीजें चली गई हैं FBR के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, जो उनसे रिलेटेड हैं, वो वहां से होके ये प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी लास्ट जो हुई थी, उसके बाद चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सब चीजें एक्शन में आपको नजर आएंगी। और अब मीटिंग्स से हम आगे चले गए हैं, अब एक्शन की तरफ जाना है। कंप्लीटली एग्री विद यू और ये अब लॉन्च हो जानी चाहिए। जी हाँ। अच्छा फैसल, ये फरमाइए कि दूरदर्शन की अगर मिसाल लें इंडिया की हम, तो दूरदर्शन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, जिनकी फिल्में बड़े पैमाने पे रिलीज़ नहीं हो सकती, उनकी तरबियती मरकज़ भी है वो, और वहाँ पे छोटे पैमाने की फिल्म भी रिलीज़ होती है, जिससे पूरे मुल्क में फैलने के लिए फिर एक पैरेलल सिनेमा की भी गुंजाइश बन जाती है। क्या PTV को मुतहरिक नहीं किया जाना चाहिए इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कि वो नर्सरी बन जाए ऐसे फिल्म मेकर्स की जो आगे जाके फिर बड़े पैमाने पर भी फिल्म बना सके? बहुत ही कमाल आइडिया आपका, ये हमारी पॉलिसी में ये शामिल है। लेकिन मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एक बात बताऊं, वो ये है कि PTV इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी चीज का। PTV के लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा है, जो पिछली गवर्नमेंट ने हर इदारे के साथ, लेकिन खास तौर पे जो PTV के साथ किया है, PTV खसारे में इस वक्त, लॉस में है, वहां से रिकवर करना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतर हो रही है। PTV होम जो है वो अर्तुरुल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप भी बढ़ी है, उसको रेवेन्यूज़ भी मिले हैं, और मज़ीद अब अपने प्रोग्राम्स भी बेहतर करके PTV को पहले तो HD पे लेके जाना है, उसकी अपना उसको ठीक करना है। अभी तो वो एनालॉग पे चल रहा है, PTV को HD की तरफ लेके जाना है, इस पे काम हो रहा है। फिर फिल्म के साथ अगर हम इस स्टेज पे जोड़ देंगे तो यही बात होगी कि आप उन पे बहुत ज़्यादा उनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पहले PTV अपने पाँवों पे खड़ा हो, लेकिन इसमें आइडिया शामिल जरूर है। हम एक और चीज कर सकते हैं जो हमने ये भी डिस्कस की है कि हम जो ट्रेनिंग का मामला है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें, और इसमें कोलैबोरेशन भी हमने रखी है। कोलैबोरेटेड वेंचर्स हैं विद टर्की, चाइना और अदर जो फ्रेंडली कंट्रीज है फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिल्म्स, शेयरिंग ऑफ स्क्रीन्स, जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। तो ये बहुत जरूरी है। और तैयार है, आपको पता है टर्की प्रोडक्शन के अंदर इस वक्त हॉलीवुड के करीब खड़ा हुआ है। बॉलीवुड को तो वो पीछे छोड़ गया है टर्की अपनी प्रोडक्शन के अंदर। बिल्कुल फैसल, मैं यही कहना चाह रही थी कि हुकूमती इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फिल्म प्रोडक्शन या ट्रेनिंग एकेडमीज़ के सिलसिले में, लेकिन आपने हमें वक्त दिया इस पर गुफ्तगू की। अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक पब्लिक। और अब अफसोस की बात यह है कि मुल्क में कोरोना के वार पहले की तरह ही जारी हैं, अमवात भी हो रही हैं। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 1065 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अमवात की बात की जाए तो 56 जिंदगियां जो हैं वो कोरोना की नजर हो गई।
बिल्कुल ऐसे है, कोरोना की नज़र हो गई है। तो अमवात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से भी जो इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो अपने तौर पर जारी हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि चीन से कुछ वैक्सीन की डोजेज़ हैं जिन्हें मंगवाया जाना है और 8,000 के करीब बताया जा रहा है कि वो लगाई जाएंगी। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से MNA डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर नौशीन, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहिबा, बात तो यही है कि आए रोज़ ज़िंदगियां जो हैं वो कोरोना की नज़र हो रही हैं। 56 जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कोट किया है, तो ये सिलसिला कब रुकेगा? ये डोजेस जो अभी चीन से आनी है वो कब तक आएंगी, क्या स्टेटस है उसका? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल एवेन्यूज से जो है वो वैक्सीन मंगवा रहा है। सबसे पहले तो ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन जो आके इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी शुरू हुई है, ये हमारी थी, साइनोफार्म की है। दूसरा कैंसिनो बायो, जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुके हुए हैं, उनके साथ हमारी 21 मिलियन डोजेस की प्री बुकिंग जो है वो ऑलरेडी हुई थी, जिसमें से 1 मिलियन डोजेस जो है वो हम इसी क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंसिनो बायो की, और वो सिंगल डोज वैक्सीन है। और बाकी 20 मिलियन जो है वो सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के दौरान वो भी हमारे पास आ जाएंगे। सही। इसके अलावा जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की, वो भी इस वक्त इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के लास्ट वीक में वो हमारे पास आ जाएगी। और नेक्स्ट मंथ जो हम 65 प्लस की पॉपुलेशन को जो वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए वो इस्तेमाल होगी। तो ये तकरीबन उन्होंने हमसे 1,70,00,000 का कमिटमेंट की हुई है ये एस्ट्राजेनेका कोवैक्स के प्लेटफॉर्म में, जिसमें से 60 लाख जो है वो हमें पहली ठीक जी फ्रीजिंग हो रही है रऊफ साहब गालिबन, लेकिन मामला यही है कि डोजेस आ रही हैं और वो जब लगाई जाएंगी तो फिर वीकेंड से कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हालांकि इसको मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह ही हमारे बीच में सर्वाइव रहेगा। वो तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि 70% लोगों को जब तक लग नहीं जाएगी उस वक्त तक हमारे मसाइल रहेंगे। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी। तो आप ये बता रही थी कि इस वक्त तकरीबन 1,70,00,000 के करीब वैक्सीन जो है वो हमें अवेलेबल होगी, जबकि हमारी ज़रूरत ये है कि तकरीबन 70% पॉपुलेशन हमारी पूरी तरह से वैक्सीनेशन उसकी हो जाए। जब तक वो नहीं होगी हम वो सेफ बाउंड्रीज़ के अंदर दाखिल नहीं होंगे। इसके बारे में फरमाइए कि वो कब तक मुमकिन हो पाएगा? जी देखिए, ये 1,70,00,000 तो मैंने आपको सिर्फ एक कंपनी वो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से जो हमें फर्स्ट फेज में मिल रही है मैं उसकी बात कर रही थी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसिनो बायो की है, साइनोफार्म की है, स्पुतनिक की वैक्सीन जो रशियन वैक्सीन है उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, वो भी जल्द अवेलेबल हो जाएगी। मगर इस वक्त जो हमारे पास मौजूदा आदादोशुमार हैं वैक्सीन के आने के, उसके मुताबिक हम 22 सितंबर मैं समझती हूँ हम अपनी 30% टारगेट को जो है वो अचीव कर लेंगे और एंड ऑफ 2021 तक एक मेजर हिस्सा पॉपुलेशन का जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट करने में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये फरमाइए कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियां इस वक्त, ये तो एक बहुत अच्छी बात ये है, हरमीत हमारे बात करना चाह रहे हैं, ये काम तो कर रही है। हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइवेट कंपनियां जो है मेडिसिन की, क्या उनको भी इन तक रसाई देने के लिए कोई लाएमल तय हुआ है? देखें जी, प्राइवेट कंपनीज को जो है वो इमरजेंसी यूज मतलब ऑथराइजेशन उनको मिल गई है कि वो अगर खुद से मंगवाना चाहती हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो गवर्नमेंट के प्रॉपर ड्यू प्रोसेसेस रैप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना और जो वैक्सीन रैप ने अप्रूव की हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जिनका अप्रूवल हो गया है, जिनको सेफ डिक्लेयर किया गया है, उनको अगर वो मंगवाना चाहेंगे तो उसके ऊपर उनके लिए कोई बार नहीं है, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया गया है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को कम किया गया है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो जाहिर है लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल अदा कर रही है और उसकी कोशिश है कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो सारी की सारी वैक्सीन जो है वो फ्री अपने लोगों को मुहैया करे और वो इंशाल्लाह ताला हो भी जाएगा इन ड्यू प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर को भी मंगवाना जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और स्मॉल क्वांटिटीज में शायद वो कुछ हफ्तों में शुरू कर लें, मगर इतनी मास स्केल की इम्यूनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से ही होगी और वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेगी।
जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनकी प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई है। बहुत सी कंपनियां यहाँ पहले क्लेम भी कर रही है, सोशल मीडिया पे फैलाया हुआ है कि जी अगले हफ्ते से अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसका मतलब इस बात में कोई सदाकत नहीं है अभी। देखिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में डिलीवरी के इश्यूज आ रहे हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन जो हो रही है वो बड़े बायलैटरल मायदों के तहत हो रही है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और उस तरह से ये स्मॉल क्वांटिटीज की डिलीवरी में मैं समझती हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अगर आई भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में आएगी, बहुत ही थोड़ी सी आएगी। और इसकी प्राइसिंग का ये है कि चूंकि ड्रैब के पास एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है जिसके तहत चीजों की प्राइसेस डिटरमिन होती है, और उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो ये है कि कुछ रेफरेंस रेंजेस होती हैं, कुछ रेफरेंस कंट्रीज होती हैं जिनके साथ प्राइसेस को कंपेयर करके यहाँ पाकिस्तान में प्राइसेस सेट की जाती हैं। तो अभी चूंकि ये वैक्सीन पहली दफा दुनिया में बनी है, इसकी वो जो है रेफरेंस रेंजेस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी प्राइस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ। मगर इस वक्त हम पूरी दुनिया से इसकी प्राइसेस गैदर कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो इस कोशिश में है कि हमें इसकी मुख्तलिफ जगहों पे प्राइसेस जहाँ पर जो डिटर्मिन हो रही हैं जिन जगहों पे वो मंगवाई जाएं, और उसकी रोशनी में फिर हम प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए अभी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पब्लिक बात यह है कि वैक्सीनेशंस आ जाएंगी, आपको दस्तयाब भी हो जाएंगी, लेकिन आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जैसे कि यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मौजूद है। और हरमीत से तो हमने बहुत लंबा डिस्टेंस कर लिया अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे आपसे मजीद बात। पब्लिक से डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त रसब आमिर मौजूद है, हु इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। और जब इन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना गाया था और तब ये सिर्फ 16 साल के थे, आई वॉज सो वेरी अमेज्ड कि ये इतना खूबसूरत कैसे गा सकते हैं। तो फिर उन्हें जब मैंने रसब से इस बारे पूछा तो रसब ने बताया कि इनके उस्ताद हैं उस्ताद सूरज खान, और इसके अलावा इन्हें इस इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू देने वाले अबू बकर जावेद नाम है उनका, उनसे भी मुलाकात रही। अलहमरा अनप्लग्ड में बहुत से गाने गाए हैं रसब ने। तो अब रसब यहाँ आ ही गया है। रसब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे ये सबसे पहले हमें वो 16 साल की उम्र वाला जो है ना वो गाना सुना दो। बिल्कुल जरूर। अथरा इश्क ने सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा है। अथरा इश्क ने सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा है। अथरा इश्क नहीं सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा है। जिन्नू लग जांदा ओनू मैं शहर तक, जिन्नू लग जांदा ओनू मैं शहर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है। गुजे तीर चला के नैना दे सानू लज़्ज़त बख्शी ज़ख्मां दी। गुजे तीर चला के नैना दे सानू लज़्ज़त बख्शी ज़ख्मां दी। रब्बा तीर अंदाज दी खैर होवे, रब्बा तीर अंदाज दी खैर होवे। साडे जख्म सजाई, साडे जख्म सजाई रखदा जे, रखदा जे, रखदा जे। ए अथरा इश्क ने सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा। कितने मजे की बात है ना रऊफ साहब। तो जब इसने ये गाना गाया है इसको पता भी नहीं होगा शायद कि इसका मतलब क्या है, इश्क का मतलब, जो कि आज की जो नौजवान नस्ल है हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है, इनसे पूछें जिनको ये मर्ज लाहक हो गया है मर्ज लाहक हो जाता है बिल्कुल वो जल्दी। अच्छा, कितनी उम्र के थे जब तुमने सीखना शुरू किया?
मैं बहुत ज़्यादा यंग था, मुझे याद भी नहीं है कि कब से मैं सीख रहा अगर मैं ये कह दूं कि पैदा होते से ही गा रहा हूँ तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ना वालिद साहब बहुत सपोर्ट करते हैं अच्छा। शुरू से ही, उन्होंने बहुत पजीराई की मेरी। अच्छा। तो इस वजह से ना मैं शुरू से ही सीख रहा हूँ, स्टूडियोज में अच्छा। लेकर जाते रहे मुझे। अच्छा। फिर उन्होंने ही मुझे शागिर्द करवाया। अच्छा। तो फैमिली की काफी सपोर्ट है शुरू से। मतलब वालिद साहब का ताल्लुक है कोई शोबिज़ से? नहीं, ये किसी का ताल्लुक नहीं है। ये बताना जरूरी है इसलिए कि वालिद का ये खानदान में और कोई नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं गाता हमारी फैमिली में, लेकिन बस ये है कि मुझे शौक था तो उन्होंने प्रमोट किया इस चीज को। कभी आपके अब्बू ने फरमाइश की हो कि रसब आज मुझे ये सुना दो? ये देखो वहाँ पे झूम रहा है वो हरमीत हमारा। हरमीत बात करने को तैयार बैठा होगा। जी हरमीत। जी बड़ा अच्छा लगा, इनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। लेकिन मैं रसब से ये पूछना चाहूँगा कि आजकल आप जैसे नौजवान ज़्यादातर वो रैप सॉन्ग और इस किस्म के सॉन्ग ज़्यादा गाते हैं और आप रागों में आ गए। मतलब राग बड़ा मुश्किल है इस किस्म के जो सॉन्ग्स हैं, तो कितना मुश्किल होता है इस किस्म के राग को में गाना, फिर इसके लिए रियाज करना? और आपकी उम्र तो वैसे माशाल्लाह बड़े यंग हैं आप। आपकी आधी उम्र तो होगी हरमीत। ऐसा ही है। मैं तो खा चुका हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुश्किल तो होता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि क्लासिकल बेसिकली क्लास वाले लोगों के लिए बना हुआ है। अच्छा। जिनकी कोई क्लास होती है क्लासिकल को वही सुनता है। क्या बात तो है, बहुत आला, बहुत ये है कि जब सब लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि किसी को उठकर कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक हमारी रूट्स जो हैं वो क्लासिकल की ही हैं। ईस्टर्न क्लासिकल बहुत ही एक बिल्कुल खूबसूरत सी चीज़ है। हमारे पाकिस्तान का गाना है ये, बड़े सगीर का गाना है बल्कि। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर अपनी पुरानी रूट्स को पकड़ के चला। रसब चलो क्लासिकल की बात हुई तो अच्छा सा कोई क्लासिकल सॉन्ग सुना दे यार। क्लासिकल आपको सुना देते हैं, मेरे उस्ताद जी का ही है घराने का। ये एमन की एक बंदिश आपकी नज़र करता हूँ मैं, हमने उस्ताद जी को याद करके। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। निरेगा मधानी सारे सानी धा पा मगरे सा, नैया करो पार गरीब नवाज, नैया करो पार गरीब नवाज, तुम्हें तो सबनों के बनहा, नैया करो पार गरीब नवाज, नैया करो पार 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 पार, सबनों के वन हार तुम्ही हो, सबनों के वन हार तुम्ही हो, मोरी मोरी अरज सुन लो दाता सखी, नैया करो पार बहुत खूबसूरत। गरीब बनवा। अब देखो इतनी छोटी उम्र में इतनी हाँ। मुश्किल चीज है माशाल्लाह, ये जो इन्होंने गाई है, कमाल। मतलब वो और मुझे ये तो ख्वाजा 4 गरीब साल नवाज, पहले ही मुतासर कर दिया ने इनका अलहमरा अनप्लग्ड सीजन सुना ख्वाजा था। मोइनुद्दीन चिश्ती के, मतलब और ये जो इन्होंने गाई है ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान तक में मकबूल है, बिल्कुल। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हवाले से मोहब्बत करने वाले इसको गाते हैं, मतलब वो चाहे उनका ताल्लुक इधर से हो या उधर से हो, यही है ना, ऐसी बात है ना? ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब ये जो बंदिशें हैं, ये जो सारे राग हैं, रागनियाँ हैं, कितना टाइम तकरीबन लग गया इनको सीखते हुए, और अभी भी आप समझ रहे हो कि ज़रूरत है और सीखने की? ये तो सारी ज़िंदगी भी सीखा जाए तो मुकम्मल नहीं होता इंसान, क्योंकि ये काम समंदर है एक। अब जैसे बड़े बड़े उस्ताद लोग भी थे, तो जब वो पर्दा फरमा रहे थे इस दुनिया से, तो उनके जो लास्ट वर्ड्स होते थे, तो वो उनसे जब पूछा जाता था कि आपने कितना सीखा, उस्ताद सलामत अली खान साहब की मशहूर है बात कि वो ऐसी बातें, तो वो लोग कहते थे कि अभी हमें कतरा भी नहीं आया उस समंदर का। मतलब इतना अच्छा करने के बाद
पूरी दुनिया में नाम कमाने के बाद वो लोग ये कहते रहे हैं, तो फिर ये काम ऐसा, ये बिल्कुल इन्फिनिटी है। अब रसब यहाँ पर मौजूद है और हम उसका फ़ायदा ना उठाएं, उससे कोई गाना ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। तो रसब, अब एनी फास्ट ट्रैक, अ लिटिल साइड फ्रॉम क्लासिकल। एक फोक बड़ा खूबसूरत अच्छा। हमारा है तुफैल नियाजी साहब का, अच्छा। लाई बे कदरा यारी तो टूट गई तड़क करके, क्या बात है। तो बड़ा खूबसूरत ट्रैक, बहुत बहुत खूबसूरत मजा गाया। आएगा। और तुफैल नियाज़ी साहब भी जितने पक्के हैं, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि उस तरह की गायकी के लिए कितना रियाज जरूरी है। जी बेशक सही है, बस कोशिश करूंगा निभाने की। अच्छा। निभा ही लिया जाए तो बड़ा हाँ वो बिल्कुल रचाव हो जाता है उस चीज का। नहीं मिले यार कहर विच भरिया नैना चढ़ी खुमारी, काले रूप तैयार डंगण नू हो दे हथ विच हुसन कटारी, बेदर्दी विच खड़ा प्यारा साडी मन दा मूल नाजारी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले बई टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले बई टूट गई तड़क करके, बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, ओ बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, गल्ला सूहे रंग बताए, गल्ला सूहे रंग बताए, तहकन अजब बहारा, ओ गल्ला सूहे रंग बताए, तहकन अजब बहारा, ओ पींग माही दी चूंटन आइयां मस्त अलड़ मुटियारा, बई पींग माही दी चूंटन आइयां मस्त अलड़ मुटियारा, वारो वारी पींगवन कर कर नाज हजारा, बई वारो वारी पींग चुटेवन कर कर नाज हजारा, जदों आई ततड़ी दीवारी हाय ते टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले बई टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ओए टूट गई तड़क करके। बहुत शुक्रिया रसब के आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। हम दोबारा भी आपको कभी जरूर इंशाल्लाह ज़हमत देंगे कि आप आए और ज्यादा आगे बढ़ो, आप तरक्की करो, इस दुआ के साथ में खत्म। बिल्कुल। और अब हम सब एक ब्रेक पर चलते हैं। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात करने जा रहे हैं कैंसर जैसे मूजी मर्ज की, जिसके बारे आगाही होना उन तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, क्योंकि ये किसी भी स्टेज में लाक हो सकता है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमने आज अपने साथ प्रोग्राम में मदु किया है। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि कैंसर होता कैसे है, इसका आगाज कैसे होता है और इसका इदराक कैसे होगा? जी देखिए, इस सिलसिले में समझने की बात यह है कि हमारा पूरा जिस्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारे जिस्म की जो अकाई है वो सेल है, जिसको उर्दू में खुलिया कहते हैं। अच्छा। और हमारे जिस्म का जो एक एक सेल है वो अपनी जगह पर जिंदा है और वो सांस लेता है, वो ग्रो करता है और वो 1 से 2 होता है और जब अपना वक्त होता है तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अब वो जो सेल है उसमें जो ग्रोथ का अमल है, बड़े होने का अमल, वो एक तरतीब के साथ और एक प्लानिंग के साथ होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपने जिस्म के ही सेल ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मगर वो किसी कानून के तहत नहीं, बेतरतीबी के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। यानी ये समझिए कि जैसे बड़ी आंत है ना, तो बड़ी आंत के अंदर जो लेयर है जिसमें सेल्स मौजूद हैं, वो एक खास उम्र में ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, झड़ जाएंगे, नए सेल आ जाएंगे।
मगर कैंसर वो बीमारी है जिसमें बॉडी के अपने ही सेल बगैर तरतीब के, बगैर किसी कानून को के मुताबिक वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो नॉर्मल सेल से मुख्तलिफ होंगे। अच्छा। वहां एक तरफ तो वो लोकली प्रॉब्लम कॉज करेंगे, यानी अगर बड़ी आंत के अंदर एक रसौली बन जाएगी तो बड़ी आंत को कर देगी। वहां इसके अंदर एक खसूसियत ये भी है कि ये सेल वहां से झड़ के खून के जरिए या एक बॉडी में एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक्स, उसके जरिए ये इर्द गिर्द के आज़ा को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। अच्छा। यानी वो जो बड़ी आंत का अगर कैंसर है तो वो साथ मसाने को भी इन्वॉल्व कर लेगा, अगर वो खातून के अंदर है तो वो बच्चादानी को इन्वॉल्व कर देगा, और वहां से जो सेल झड़ेंगे तो वो जिगर में चले जाएंगे, हड्डियों में चले जाएंगे, ब्रेन में चले जाएंगे और वहां जाके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो समझने के लिए सिर्फ यही बात है कि ये कैंसर जो है वो अपनी हमारे जिस्म के अंदर से ही पैदा होने वाली सेल्स की बेतरतीब ग्रोथ है। ठीक ठीक। डॉक्टर ये फरमाइए, हमारे खुराक का कितना ज़्यादा असर है? अब हम जब सुनते हैं कि बहुत कीड़े मार दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, या आजकल जैसे बात आती है कि गंदे पानी से जो निकासी का पानी होता है सीवरेज का, उससे सब्जियां उगाई जा रही हैं, ये कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है? हमारी खाने पीने की वैसे बेतरतीबी कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये जो हमारे सेल के अंदर बेतरतीबी आती है ना, ये क्यों आती है, इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। उनमें से एक वजह तो ये है कि कुछ लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं, यानी मारूसी तौर पर उनके अंदर कैंसर के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। उनकी जीन्स के अंदर एक तो ये फैक्टर है। दूसरा वो फैक्टर है जिसकी निशानदेही आपने की है, वो ये है कि बाहर से मुख्तलिफ अवामिल हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सेल का वो जो कंट्रोल का निजाम है उसको खराब कर देते हैं। उसमें एक चीज हमारी खुराक है, दूसरी अहम चीज जो है वो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनमें सिगरेट सरे फहरिस्त है, जिसके अंदर शराब का पीना दूसरे नंबर पर है, जिसमें जो हमारे माहौल के अंदर पोल्यूशन है वो अपनी जगह पर है। अच्छा। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं जो कि वायरसेस हमारे जिस्म में जब बार बार इन्फेक्शन करते रहते हैं तो वो फिर कैंसर को बना देते हैं। मगर आपके सवाल के जवाब में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां तक इसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का ताल्लुक है वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर किसी के अंदर कैंसर की जीन है तो वो होगा, लेकिन ये जो सारी बातें हैं जिसका ताल्लुक खुराक से है, हमारे रहन सहन से है, हमारे सिगरेट पीना और नशे की आदत से है, हमारे माहौल की आलूदगी के साथ है, हमारे जिस्म का एक्सरसाइज करना, मुशक्कत में रहना और इसको इस्तेमाल करना इनके साथ है। अगर ये तमाम चीजें कंट्रोल कर ली जाएं तो बहुत और कुछ वायरस की इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस के साथ मुतल्लिक है जिगर का कैंसर। तो अगर ये तमाम अवामिल कंट्रोल कर लिए जाएं तो सिर्फ कैंसर उन्हीं लोगों को होगा कि जिनको मारूसी तौर पर कैंसर के लिए उनके अंदर जीन मौजूद है, वगरना बाकी ये कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर हम देखें छाती के कैंसर के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 से ज्यादा खवातीन की डेथ जो है छाती के कैंसर से होती है। ज्यादातर हम देखते हैं कि कुछ खवातीन इसको इग्नोर कर लेती हैं, कोई देसी टोटकों पे कोई चले जाते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे कितना लाजिम है कि इसका ट्रीटमेंट के लिए अगर आप आ जाते हैं तो कितना इंसान बच सकता है, कितनी से जिंदगी जो है आगे उसको सेव कर सकता है बंदा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस सिलसिले में एक समझने की बात यह है कि इस पर हम बहुत तफसील से बहस कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारे माहौल के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर को जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर लेंगे उतना ये काबिल इलाज होगा। और ये जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उनके लिए मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि कैंसर की और ब्रेस्ट की अगर रेफरेंस से देखें तो उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में अगर पेशेंट हमने बूझ लिया और ढूंढ लिया तो बहुत इम्कान है कि वो नॉर्मल जिंदगी खातून गुजारेगी। लेकिन जो ही हम स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाते हैं तो उसके बाद वो फिर कैंसर से सिर्फ हम आर्जी तौर पर उसका सिम्टोमेटिक इलाज कर सकते हैं, सिर्फ अलामती इलाज कर सकते हैं, मगर ये बहुत गारंटी से नहीं कह सकते कि सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। अच्छा वो क्या बातें हैं उस सिलसिले में बहुत लिटरेचर मौजूद है। पहली और सबसे अहम बात यह है कि तमाम पाकिस्तान की खवातीन को, स्कूल की बच्चियों को, घरों के अंदर सबको ये बताया जाए कि कैंसर एग्जिस्ट करता है। हमारे पास क्लिनिक में ऐसी खवातीन भी आती हैं कि जिनका कैंसर स्टेज 4 में होता है और वो ये समझ रही होती है कि ये आम सा एक फोड़ा है या ये आम सी एक गिल्टी है और मुझे तो शर्म आती थी, मैंने किसी को बताया ही नहीं। उसके खामद को भी ये पता नहीं है कि उसकी छाती के अंदर एक गिल्टी है। तो सबसे पहला टेक होम मैसेज है कि सब खवातीन को ये पता होना चाहिए कि छाती के कैंसर नामी एक बीमारी मौजूद है।
एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ अलामात हैं, अगर वो अलामात जाहिर हों तो फौरन डॉक्टर के पास राब्ता करना चाहिए। पहली बात, छाती के अंदर अगर हाथ लगाने से कोई गिल्टी महसूस होती है। नंबर 2, छाती में से कुछ रुतूबत, कुछ सिक्रीशंस जो है वो निप्पल में आना शुरू हो जाती हैं, तो ये है। नंबर 3, एक तरफ की छाती दूसरी छाती की निस्बत कुछ छोटी या बड़ी महसूस होती है। 3 नंबर 4, छाती के ऊपर जो जिल्द है उस जिल्द के ऊपर आपको कुछ चीजें एबनॉर्मल नजर आती हैं, जिसे नॉर्मल बॉडी की जिल्द स्मूथ और एक तरतीब से होती है, उसके अलावा एक बेतरतीबी सी नजर आ जाए, तो ये कुछ अलामात हैं। इसके अलावा अगली बात यह है कि अगर किसी खातून की फैमिली के अंदर कैंसर था, यानी उनकी वालदा को था तो उनकी दादी को था, उनकी यानी इन मदर के रिलेशंस में अगर किसी को कैंसर था, तो उस खातून को ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। और ब्रेस्ट के सिलसिले में जरा सी भी कोई एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। सिर्फ ये एक एहतियात करने से आप देखें कि हम कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब वो डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन होगा। डॉक्टर साहब, लोग उमूमी तौर पर घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी अब वापसी मुमकिन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, कैंसर कितना क्योरेबल है? देखिए बेटा, बात सिंपल सी है कि कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है। जो हमने कहानियां सुनी हुई है ना कि एक खातून को कैंसर था, फिर वो 2 महीने के बाद फौत हो गई। हमारी एक चची को कैंसर था, अस्पताल में गए, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। देखिए, ये हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो स्टेज 4 में थे। तो कैंसर को एक बीमारी नहीं समझना चाहिए। कैंसर बुनियादी तौर पर अगर स्टेज 1 में हो तो वो बिल्कुल और तरीके से बिहेव करेगा, स्टेज 2 में है तो और तरीके से बिहेव करेगा, स्टेज 3 में से तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कैंसर काबिले इलाज है, ये बात जहन में रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन फर्क यह है कि जिस तरीके से नजला जुकाम काबिले इलाज है, तो नजला जुकाम के लिए आर्जी इलाज है, मुख्तसर इलाज है। लेकिन कैंसर का इलाज बहुत एहतमाम से करना पड़ता है, और कैंसर के इलाज के लिए एक डॉक्टर काफी नहीं होता। कैंसर के इलाज के लिए सर्जन भी चाहिए, कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट भी चाहिए, कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन एक्सपर्ट भी चाहिए, बाज़-औक़ात डाइटिशियन भी चाहिए होता है, बाज़-औक़ात फिजिशियन भी चाहिए होता है। तो इसलिए कैंसर का इलाज एक ऑर्गेनाइज्ड मरबूत तरीके से करने की जरूरत है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जहां हम इंडिविजुअल को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहां हुकूमती लेवल पर भी ये जिम्मेदारी है कि कैंसर के इलाज के प्रॉपर सेंटर्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बनने की जरूरत है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड कैंसर के अस्पताल की बात करें तो 2-4 के अलावा हमें कोई प्रॉपर नजर नहीं आता। हर सरकारी इदारे के अंदर, हर सरकारी इदारे, जैसे कोई किंग एडवर्ड आपका मेयो हॉस्पिटल है, निश्तर हॉस्पिटल है, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है, यानी रावलपिंडी यूनिवर्सिटी है, जना हॉस्पिटल, इन तमाम अस्पतालों के अंदर बाकायदा कैंसर के इलाज के जितने भी सेंटर बन सकते हैं उतने बनाने बहुत जरूरी हैं। और कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज पेरिफेरल के लेवल पर होना जरूरी है। हर तहसील हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल के अंदर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो ये होगा तो काम होगा, वरना मैं आपको ये बात बहुत ही दुख के साथ अर्ज कर रहा हूं कि जिस हिसाब से कैंसर बढ़ रहा है, उस हिसाब से एक वक्त आएगा कि हम कैंसर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक, डॉक्टर साहब, बड़ी आपने मालूमाती। हरमीत हमारे साथ है, हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब को हम देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यूट्यूब पे काफी फेमस हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, जहनी तनाव बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे माशरे में, साथ साथ हम देखते हैं हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इसके लिए क्या क्या आप मशवरा देंगे? हरमीत, थैंक यू वेरी मच कि ये बात मेरे ज़हन से निकल गई थी, आपने मुझे याद करवाई। एक स्टडी बहुत बड़ी एक्सटेंसिव हुई थी दुनिया के अंदर। उन्होंने ये कहा कि इससे इर्रिस्पेक्टिव के कैंसर कहाँ का है, उन्होंने लाखों कैंसर के मरीजों को जब इकट्ठा किया और देखा कि उनके अंदर कौन सी 3-4 चीजें कॉमन थी सब में, उनमें से एक चीज ये थी जिसका आपने निशानदेही की है, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मेडिकली हम इसको प्रूव कैसे करें साइंटिफिकली कि स्ट्रेस कैसे करती है। देखिए, जब भी हमारी स्ट्रेस वो फिनोमेना है जिसमें हम इमरजेंसी को हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन अभी मेरे ऊपर अभी एक कोई हमला कर दे जानवर, तो जो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा। तो ये स्ट्रेस अल्लाह ताला ने उस हमले वाली कैफियत की मुदाफियत के लिए मेरे अंदर पैदा की है। जिस वक्त हमारी पूरी बॉडी इमरजेंसी के लिए गियर हो जाती है, तो जो हमारा रिपेयर का प्रोसेस है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, वो रुक जाता है। यानी हमारा ब्लड उन चीजों पर जाना शुरू कर देता है जो हमें भागने के लिए, यानी हमारे मसल्स में चला जाएगा, और हमारी उधर, और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लिवर है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, जैसे हमारी किडनी है, इनके अंदर ब्लड जाना कम हो जाएगा।
और जब मुसलसल यहाँ ब्लड जाना कम हो जाता है तो जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो जहरीले केमिकल्स हैं, वो वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जब बहुत अरसे के लिए इकट्ठे रहें तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक चेंज आ जाती है और वो कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कार्सिनोमा बना देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेस एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है कि जो कैंसर को ना सिर्फ प्रमोट करता है, दूसरी बात यह है कि अगर कैंसर हो जाए तो फिर कैंसर के इलाज, तो अगर कैंसर हो जाए तो फिर कैंसर के अगेंस्ट जो हमारी मुदाफियत है उस पर भी असरअंदाज होता है। ठीक है, तो ये बहुत है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मतलब पहला काम जैसे ही आदमी को पता चले कि मुझे कैंसर हो गया है या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, तो पहला काम तो ये हो गया कि वो डॉक्टर के पास आए। उससे पहले यानी डॉक्टर ही उसको बताएगा कि ये टेस्ट तुम्हारे ज़रूरी हैं, इनको करवा के आओ, और फिर कितने परसेंट, मतलब जैसे बड़ी आंत का आपने जिक्र किया था, ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि बड़ी आंत के टुकड़े को निकाल के बचा जा सकता है अगर फौरी तौर पे उसका इलाज हो जाए। तो अगर इंतजार करेंगे तो वो भी खतरनाक हो जाएगा। दुरुस्त। देखिए, आपने जो कहा ना कि पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम अपने ऊपर करना है, क्योंकि कैंसर इतना एक खौफनाक एक खबर है कि आदमी को ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में अगर जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अगर किसी को पता लगे कि उसको कैंसर है तो पहली मेहनत और पहली बात उसने अपने माइंड सेट पर करनी है और उसको ये कहना है कि ये काबिल इलाज है, मैंने इसके साथ फाइट करनी है और मैंने इंशाल्लाह इसको जीतना है। पहली तो मरीज को अपने ऊपर ये बात मेहनत करनी है। दूसरी अहम बात है कि कैंसर के इलाज के लिए पूरी फैमिली, इनफैक्ट जो डॉक्टर, मेरे पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूं कि देखो मैं आपका पार्टनर हूं इस बीमारी के अंदर, और यही बात पूरी फैमिली को समझनी चाहिए कि इस बीमारी के खिलाफ जंग जो है वो इज्तिमाई जंग होगी। फैमिली, अगर कोई शख्स है तो उसका स्पाउस की बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप आए, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर जावेद, इसमें अच्छी बात यह है कि घबराना नहीं है, कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी क्योरेबल है अगर आप उसका वक्त पर तयन करके किसी डॉक्टर के पास रुजू करते हैं। अभी के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल दोबारा हाजिर होंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।